इसी तो देन दिस सैटरडे संडे विल स्टार्ट। ओके, जो पुराना जिसका जो भी बाकी है ना उसको हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सैटरडे। दिन आज हो गया वेडनेसडे, तो नेक्स्ट इस सैटरडे से स्टार्ट करते हैं। फिर कल परसेंटेज का कहाँ तक किया था हमने? सिर्फ बेसिक वाला किया था ना, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया था क्या? नहीं किया ना एक्स्ट्रा कुछ में, क्योंकि ये जो कल हमने एक चीज और बताया था कि सिर्फ परसेंटेज टॉपिक से आपको पूरा डिटेल में नॉलेज नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड। 3 चैप्टर एटलीस्ट आपको एक साथ सीखना है एक्चुअली। हमने तो कल 5 बताया था, लेकिन ये इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा अलग है। जैसे कि परसेंटेज हो गया ना, परसेंटेज, देन प्रॉफिट लॉस एंड देन डिस्काउंट। अब बहुत जगह में देखेंगे कि इन तीनों का जो लॉजिक है या फिर वे ऑफ डूइंग है वो दोनों सेम है इन तीनों टॉपिक का। बाकी इस तरफ बचा आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो इंटरेस्ट वाला है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन इन तीनों टॉपिक का जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं सेम है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, आज हम लोग शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग। चलो इसको ऐसे मिटा देते हैं अभी के लिए। 2 फॉर्मूला जिससे काफी बार क्वेश्चन बनता है, एक तो है इंक्रीजिंग परसेंटेज and another is decreasing percentage. Increasing percentage, decreasing percentage. Now ये जो इंक्रीज डिक्रीज कोई भी एक वैल्यू है ना, सपोज किसी का सैलरी है ना, इनिशियल 2 चीजें होता है, एक तो है इनिशियल वैल्यू, मतलब अभी कितना है, फिर उसका वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, आपने काफी बार सुना होगा किसी ना किसी सैलरी इंक्रीज होके क्या बनता है, फाइनल वैल्यू। सिमिलरली कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया या फिर कोई गाड़ी हो गया जिसका कुछ 1 साल बाद 2 साल बाद उसका सेकेंड हैंड बन जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इनिशियल को बहुत बार ओरिजिनल भी कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू बोथ आर सेम। और कभी काफी बार हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीजिंग होने के बाद क्या बनता है, फाइनल वैल्यू। तो इंक्रीज परसेंटेज या फिर इंक्रीजिंग पर, या फिर इंक्रीज भी कहते हैं, इंक्रीजिंग भी कहते हैं। इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला कैसा लिखते हैं, इंक्रीज वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। इंक्रीज वैल्यू क्या होता है बेसिकली, इंक्रीज वैल्यू इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्योंकि जब इंक्रीज होता है इसका मतलब होता है कि जो फाइनली बना वो इज मोर देन इनिशियल, इसलिए तो हम लोग इंक्रीज कहते हैं कि पहले जितना था या फिर अभी जितना है वो पहले से ज्यादा है। Similarly, when it is decrease, it is called as decrease percentage या फिर decreasing percentage। तो decrease percentage is given by decrease value by initial value into 100%. And what is decrease value? Decrease value is obviously decrease हो रहा है, मतलब क्या, इनिशियल अभी जितना है वो ज्यादा है फाइनल से, इसलिए ना डिक्रीज हुआ। कि किसी एक बाइक का दाम 2 लाख था, अभी डिक्रीज हो के उसका दाम 1,20,000 ना डिक्रीज हुआ। डिक्रीज वैल्यू क्या है बेसिकली, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, एंड द इंक्रीज इज फाइनल माइनस इनिशियल। क्वेश्चन इसका डायरेक्ट बनता है, अगर इसको हम लोग हाँ फाइनल के लिए भी एक चीज और है, मैं उस पर भी आऊंगा। हमने अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें इनिशियल और फाइनल दोनों मालूम है। यहाँ पे हम लोग ये जो बात कर रहे हैं उसमें इनिशियल इज ऑल्सो नोन, फाइनल इज ऑल्सो नोन। आपको चाहिए इंक्रीज परसेंटेज। सिमिलरली जब आप डिक्रीज परसेंटेज के लिए भी इनिशियल हमें मालूम होना चाहिए एंड फाइनल भी हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज मालूम किया जा सकता है। बहुत बार
हमें परसेंटेज को दिया हुआ होता है, फाइनल पूछता है, उसमें भी आएंगे, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है। पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन इसी का देख लेंगे कि अगर एक एग्जाम्पल के साथ, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज ऐसा लिख दिया कि सैलरी ऑफ ए पर्सन increased from rupees 12,000 to rupees, suppose say 15,000. Fine. Increased percentage in, जिस क्वेश्चन में आपको इनिशियल और फाइनल दोनों मालूम होगा, उसमें डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ इंक्रीज परसेंटेज, जैसे मैंने क्या लिखा, इंक्रीज परसेंटेज इज गिवन बाय इंक्रीज वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। फॉर्मूला को अभी के लिए मिटाई देते हैं। 12,000 क्या हो जाएगा, इनिशियल होगा फाइनल होगा? 12,000 से 15,000 बना, दैट मीन्स इनिशियल इज 12,000, फाइनल इज 15,000। हमने फॉर्मूला अभी अभी क्या लिखा था इंक्रीज परसेंट का, इंक्रीज वैल्यू, हाउ मच इंक्रीज्ड, इंक्रीज वैल्यू कितना हुआ, 3,000 इंक्रीज हुआ ना। आप फाइनल में से इनिशियल को अगर माइनस करें, ये सब तो कैलकुलेशन आप बिना कुछ लिखे ही दिमाग में ही कर लेना है, ये सब मैं दिखा रहा हूं अभी के लिए, लेकिन ये सब लिखना नहीं है कुछ भी, आपको डायरेक्ट सोचना है 3,000 इंक्रीज हुआ, कितने में से इंक्रीज हुआ, 12,000 में से, इंटू 100%, 2 0 2 0 1 0 1 0, 300/12। इसको अगर आप कितना हो जाएगा, 225, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 25%। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए बोला जाता है तो यू विल बी गिवन डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू एज वेल एज द फाइनल वैल्यू, ताकि आप डायरेक्टली डिफरेंस को चेक करें, उस डिफरेंस के मुताबिक आप इनिशियल और फाइनल से इंक्रीज वैल्यू निकाल लीजिए, इंक्रीज वैल्यू में से या परसेंटेज को भी निकाल लीजिए। डिक्रीज का भी अगर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखे कि द कॉस्ट ऑफ कार डिप्रिशिएटेड, डिप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, कम हो जाना ना, 1,20,000 to 80,000 से। फाइन डिक्रीज्ड परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ ए कार डिप्रिशिएटेड, व्हाट इज डिप्रिशिएटेड, डिक्रीज, ठीक है। तो ये मीनिंग, डिप्रिशिएटेड का मीनिंग आपको समझना है, इट्स बेसिकली डिक्रीज। एक गाड़ी था जो 1,20,000 से कम थी होके क्या बन गया, 80,000। फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज, व्हाट इज द डिक्रीज्ड वैल्यू, व्हाट इज द डिक्रीज्ड वैल्यू, 8,000, 40,000 ना, 1,20,000 से क्या बन गया डायरेक्टली 80,000, 80,000 क्या है फाइनल, और 1,20,000 क्या से क्या बना, क्या था इनिशियल, क्या बना फाइनल, कितना होगा डिक्रीज वैल्यू ना, 1,20,000 में से 80,000 माइनस करेंगे 40,000, हमें क्या चाहिए, डिक्रीज्ड परसेंटेज। डिक्रीज्ड वैल्यू फॉर्मूला, डिक्रीज्ड वैल्यू बाय इनिशियल, व्हाट विल बी द इनिशियल, 1,20,000 into 100%, 00 00 20 20, 400/12, 336, 3333% डिक्रीज्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसमें कुछ ऐसा घुमा फिरा के नहीं। हाँ, जो अभी हम लोग बताएंगे उससे कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे।
इसलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, वी कैन फाइंड द इनिशियल और फाइनल में से इंक्रीज डिक्रीज मालूम चल गया तो बाकी हम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर। इसमें कुछ दिक्कत है तो बताइए। ये डायरेक्ट है, इसमें उतना कुछ खास है नहीं। हाँ, जब हमें, ठीक है, सैटरडे को कौन सा टाइम सही रहेगा? जो आप लोग एब्सेंट थे, सैटरडे को टाइमिंग कौन सा सही रहेगा? सेम टाइम? जीएस शुरू होता है ना, उससे पहले कैसा रहेगा? हाँ, 9 बजे। ना शाम को, अगर क्योंकि आप लोग बोले नहीं, तो टाइमिंग डिसाइड कर लेने से उस हिसाब से, क्योंकि सैटरडे आने वाला है ना। आज तो आपका क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया ना। संडे को तो आई थिंक आफ्टरनून ही हो पाएगा शायद, आप लोग अगर चार्ज वगैरह जाने से ना। तो सैटरडे वाला कौन सा टाइम सही रहेगा? एक्स्ट्रा टाइम? तो 1 बजे से करते हैं, फिर हो पाएगा? अभी टाइम नहीं है एक्चुअली ना, क्योंकि अगर हम लोग ना, क्योंकि अभी टाइम जितना है ना उसमें हम लोग को भी मेहनत करना है, आप लोग को भी मेहनत करना है। तो जिसका जो छूट गया, क्योंकि मैं तो ये तो वीडियो बन ही रहा है ना, अभी मैं सैटरडे से ऑनलाइन के लिए अलग से मैं वीडियो बनाएगा, फिर आपका PYQ के लिए भी अलग से वीडियो बनाएगा। तो आप लोग को भी मेहनत थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि क्लास में जितना हो रहा है उतने से सफिशिएंट नहीं है, आप लोग को भी अलग से करना होगा PYQ के लिए, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाएगा। सोच रहा है क्वेश्चन पेपर जो मैंने उस दिन बनाया उस टाइप का क्वेश्चन पेपर और भी मैं बनाएगा, तो उसको भी मैं वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कशन ऑनलाइन हो, डायरेक्ट या फिर रिकॉर्डिंग हो, कुछ ना कुछ तो अभी से करना होगा और करते रहना होगा एक्चुअली। तो सैटरडे 1 o'clock ना, सैटरडे 1 o'clock, संडे 3 o'clock, सेम टाइम 1 o'clock। वो GS होता है ना, ठीक है। देख लेगा सैटरडे को हम लोग कितना आगे जाता है, क्योंकि ये जो अभी आप दोनों के लिए तो अराउंड 6 चैप्टर जैसा तो हो गया ना, तो इट विल टेक सम टाइम। नहीं तो जो किसी का 2-3 चैप्टर नहीं हुआ, किसी का 4 चैप्टर, शुरू तो हम लोग स्टार्टिंग से ही करेगा। तो जिसका जहाँ पे हो जाता है वो तो ये इसी में कंटिन्यू होता ही रहेगा, जिसका कंटिन्यू नहीं होता उसके लिए अलग से टाइम में बना के विल कंटिन्यू दिस वन, विल ट्राई टू एटलीस्ट 10 डेज में जो आगे का पोर्शन है ना, 10 क्लासेस में एटलीस्ट 10 क्लासेस तो हमें कंटिन्यू सिर्फ सैटरडे संडे लेने से 2-2 घंटा तो लेना ही होगा। अगर बाकी भी हम लोग ऐसा कुछ मैनेज कर सकने से और ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक पैटर्न में चलते रहने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। अब देखने से लगता है कि कितना दिन है, जून का कितना तारीख को था, 15। देखने से लगता है 40-45 डेज है, लेकिन उतना तो सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है। तो 40 डेज, 45 डेज, 50 डेज मतलब खुद के लिए चाहिए होता है बेसिकली। 53 डेज ना। अभी देखिए एक सिचुएशन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जब किसी इंक्रीज परसेंटेज, अगर इंक्रीज परसेंटेज गिवन है ना, इंक्रीज परसेंटेज हो, या फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डिक्रीज परसेंटेज अगर गिवन है, डिक्रीज परसेंटेज अगर गिवन है, इनिशियल और फाइनल के साथ इंक्रीज परसेंट का डायरेक्ट रिलेशन क्या बनता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए क्या लिख दिया, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने इनिशियल और फाइनल दोनों गिवन था, हमने अभी क्या लिखा, इंक्रीज परसेंटेज गिवन है, दोनों में डिफरेंस है। हमने अभी इंक्रीज परसेंटेज निकाला था, हमने अभी लिखा कि इंक्रीज परसेंटेज गिवन, और इनिशियल और फाइनल और इंक्रीज परसेंटेज हो या फिर डिक्रीज परसेंटेज हो,
उन दोनों का बीच में क्या रिलेशन बनता है, इनिशियल, फाइनल और इंक्रीज परसेंट या फिर डिक्रीज परसेंट के साथ। इससे क्वेश्चन काफी बनता है। इसका मैं क्वेश्चन अभी बुक से भी सॉल्व करवाऊंगा। पहले फॉर्मूला को लिख ले। आपको एक बात याद रखना है कि जब भी कोई भी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को अगर आप परसेंटेज में इंक्रीज करवाते हैं तो आपको जितना परसेंट आप इंक्रीज करा रहे हैं उसको 100 के साथ प्लस कर देना है, 100 के साथ प्लस कर देना है, इंक्रीज परसेंट बाय 100। सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक को एक से ज्यादा सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि आपका पास एक नंबर है 1000, ऐसे नॉर्मली एक नंबर है 1000, आपने 1000 को सपोज पहले आपने 25% इंक्रीज किया, तो आप कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 25 बाय 100। ये क्या है, 25% इंक्रीज। अगर आप सोचे कि एक वैल्यू को, जैसे कि किसी सामान का दाम क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है, कभी कभी डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, डिक्रीज इंक्रीज ऐसा चलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि आप जब ये जो लॉजिक है ना कि इनिशियल, फाइनल और इंक्रीज परसेंट या फिर डिक्रीज परसेंट का बीच में जो लॉजिक है उसको आप एक से ज्यादा इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिक्रीज परसेंट दिया हुआ है तो 100 में से माइनस होगा, और अगर इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है तो 100 के साथ प्लस होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से फॉर्मूला बोल लीजिए आप, या फिर कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, जो आपका तीनों चैप्टर में यूज होता है। मैं एक चीज बताऊं कि आपको आगे जाके ऐसा देखने को मिलेगा कि जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज परसेंट का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है, गेन परसेंट का जो फॉर्मूला है, तीनों का नाम अलग अलग होता है, मीनिंग सेम है, और लिखने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं सेम है। इंक्रीज के लिए आप इनिशियल, फाइनल कहते हैं। इंक्रीज के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है, इनिशियल, फाइनल। प्रॉफिट के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है, सीपी, एसपी। गेन के साथ भी इनिशियल, फाइनल, मीनिंग सेम ही है। डिक्रीज परसेंट का जो मीनिंग है, लॉस का भी सेम मीनिंग ही है, लॉस या फिर डिस्काउंट। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये तीनों चैप्टर जो है वो इंटरलिंक्ड है। आप एक ठीक से समझ जाने से बाकी दो भी आराम से आपको समझ में आ जाता है। फिर सिर्फ नाम चेंज हो रहा होगा। इनिशियल को प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी कहते हैं, फाइनल को प्रॉफिट एंड लॉस में एसपी कहते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं कि जब किसी भी वैल्यू को आप इंक्रीज परसेंटेज में इंक्रीज करा रहा है या फिर परसेंटेज में डिक्रीज करा रहा है चीजों को। इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने यहां पे जो लिखा, 1000 एक इनिशियल वैल्यू है, 1000 को हमने 25% इंक्रीज किया। सपोज हमने लिख दिया कि फिर 20% डिक्रीज किया। ये क्या है, 20% डिक्रीज किया। सपोज अगेन 15% इंक्रीज किया। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज जो कॉन्सेप्ट है, अगर एक ही नंबर पे आप बार बार इंक्रीज परसेंट या फिर डिक्रीज परसेंट लगाते हैं तब आप उसको एक ही स्टेप में किया जा सकता है। मेन मोटिव ये है समझना। उसका एक क्वेश्चन ही देखेंगे। आप ग्रुप में ऐड है, नहीं ऐड किया था आपने? चलिए आपको इसको एक फोटो खींच के ग्रुप में भेजिए। तो मेरा मोबाइल कटिंग है। ये टॉपिक है सर, क्या कितना क्वेश्चन है? ये तीनों टॉपिक, ये इसलिए मैं बोला, ये जो टॉपिक है ना कंबाइंड टॉपिक है, पार्टिकुलर चैप्टर आप नहीं कह सकते। ये तीनों टॉपिक आप पढ़ ले, उसमें से मिनिमम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आता ही है हर बार। ऑल द बेस्ट। आज तो चलिए इसका हो रहा है ना, हम लोग ये जो डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो नोट्स होगा ना, वो इसको एक साथ देने की कोशिश करेंगे, कंपेयरिंग। क्योंकि वो होता क्या है, आपने कोई उसका, अगर मैं ऐसे बताऊं, आपने कोई सामान खरीदा, आपको चाहिए प्रॉफिट, क्या बन गया, एसपी। आपको देना है डिस्काउंट, आप दाम ज्यादा बताएगा, ऊपर क्या है, एमपी।
इसी पार्ट को, चलिए मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं अभी, इसी पार्ट को 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। मेन तो यही है ना, सामान खरीदा, आपको चाहिए प्रॉफिट। आप जैसे कि आप 100 में खरीदा, आपको चाहिए 120 बेचने के लिए। आपको मालूम है कि 120 दुकान किसी को आप मांगेगा, क्योंकि आपका दुकान फिक्स नहीं है, फिक्स प्राइस नहीं है, आप ज्यादा बताएगा ना दाम को। अब 150 बताया, आपको 120 में बेचना है, तो ये जो आप 30 रुपीज का जो कोई भी जाके नेगोशिएट कर, हम लोग खुद भी तो नेगोशिएट करते हैं ना। आप एक कोई भी लोकल दुकान में आप कपड़ा खरीदने जाओ, दुकान वाला बोला 300 रुपया चाहिए, आप देते हो क्या 300? नहीं देते हो ना, आप कमती कराते हो। जितना कमती कराते हैं उसी को तो क्या कहते हैं, डिस्काउंट। और जो जिस दाम में हम लोग खरीदते हैं वो दुकानदार के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। हम लोग के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। हर सामान के साथ दोनों अवेलेबल होते हैं, जो बेचता है उसके लिए सेलिंग प्राइस, जो खरीदता है उसके लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हो गया। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, तो भेज दिया आपने 1-3, एक बार निकाल लीजिए क्वेश्चन को। नहीं है, ओमेगा एसएस भी बोल के नहीं है ना। अभी के लिए इसमें से देख लीजिए, नहीं तो आपको ऐड कर देगा प्लस के बाद मेरा मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 13 को ही पहले देखते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए तो एक बार। जो हमने अभी अभी लॉजिक बताया उससे रिलेटेड है, तो इसी को पहले देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ ए नंबर first increased by 15%, then reduced by 15%, the result is 782. If the same number is first reduced by 25%, then increased by 25%, again reduced by 20%, then what will be the resulting number? एक नंबर है, देखिए एक नंबर है जिसको क्या किया, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। हमेशा परसेंटेज में इंक्रीज करने से आप डायरेक्टली सोचना है कि 100 के साथ आपने प्लस किया, ठीक है, 100 के साथ प्लस किया। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, देन रिड्यूस बाय 15%। तो वही मैं बात बता रहा था कि आपको बार बार इंक्रीज और डिक्रीज के लिए अलग अलग स्टेप नहीं करना है, एक ही स्टेप में हो जाता है। इंक्रीज के लिए 100 के साथ प्लस, और डिक्रीज के लिए 100 में से माइनस। ये क्या है, ये नंबर है जिसको क्या किया, 15% इंक्रीज किया, उसके बाद बोला है कि 15% क्या किया, डिक्रीज किया। और रिजल्ट क्या बता रहा है फिर, रिजल्ट इज मतलब क्या, इक्वल टू हाउ मच, 782। क्वेश्चन क्या पूछा, इफ द सेम नंबर, ओके, इफ द सेम नंबर, ओके, सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस बाय 25%, फर्स्ट रिड्यूस बाय 25%, सेम नंबर, ये क्वेश्चन है। ये तो हमें सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें से नंबर को आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करने से। सेम नंबर, ये क्या है, रिड्यूस बाय 25%, increase, then increased by 25%, then increased by 25%, increased by
25%, then again reduce by 20%, then again reduce minus 100 में से माइनस, इंक्रीज 100 के साथ प्लस। तो जब भी परसेंट का इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो, इंक्रीज में प्लस 100 प्लस दैट परसेंटेज वैल्यू, और डिक्रीज में 100 माइनस दैट परसेंटेज वैल्यू। इसका आंसर निकालने के लिए बोला, लेकिन इसके लिए आपको इस नंबर के बारे में तो आइडिया होना चाहिए ना, तभी आप इसको कर पाएगा। क्या बनेगा इसका नेक्स्ट स्टेप, ये बात तो आपको समझना है। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज जो आप करते हैं हमेशा किसको करते हैं, इनिशियल वैल्यू को। आप किसी भी वैल्यू को इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंट में करते हैं तो किसको करते हैं, इनिशियल वैल्यू को। करने के बाद में जो बनता है उसको क्या कहते हैं, फाइनल वैल्यू। क्या हो जाएगा इसका, 100 प्लस 15 115 बाय 100, 100 माइनस 15 85 बाय 100 782। देखिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप 5 से डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या होगा 23 20, इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे 17 20, दोनों को उस तरफ भेजते हैं। हमें चाहिए नंबर, फ्रैक्शन को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजने से क्या बनता है, क्रॉस ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ना। क्या बनेगा, 782 के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, 20 20, डिनोमिनेटर में कौन आएगा 23 17, 782 will be divisible by 23, you can check it out, 3 time 69, it will be how much, 9 2 4 time 92, 23 will cancel this one how many times, 34 time। 17 का टेबल आपको मालूम होगा तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 17 to the how much, 34, तो what is the number, 2 into 20 into 20, how much, 400 800। तो जिस नंबर के बारे में यहां पे बात हो रहा था उस नंबर का वैल्यू कितना है, 800। यहां पे क्वेश्चन यहां तक भी हो सकता था, ये क्वेश्चन यहां तक भी हो सकता था कि व्हाट इज द नंबर, जिसको पहले हमने इंक्रीज किया उसके बाद डिक्रीज किया, क्वेश्चन यहां तक भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें बोला कि सेम नंबर को अगर पहले 25% डिक्रीज किया, फिर 25% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया तो क्या बनेगा, सेम नंबर। सेम नंबर कितना है, 800 ना। देखिए इस टाइप का जो डिवाइड है मैं तो यहाँ पे लिख के फिर कैंसिलेशन कर रहा हूं, आपको बिना लिख के भी थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है कि हाँ 115 है 100 है, किससे कैंसिलेशन होगा। आपको उतना टाइम हर एक स्टेप को लिखने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको हर एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूं। आपको स्टेप स्किप करना, माइंड में कैलकुलेशन करना, उतना 1-2 स्टेप आपको आना चाहिए, उतना आना होगा एक्चुअली आपको, अगर मैथ्स का पार्ट ठीक से करना है बोलने से। इसका कितना हो जाएगा, देखिए जो मैं बता रहा था माइनस करने से कितना होगा, 75 बाय 100, तो 75 और 100 किसका टेबल में आता है, 25 का। 25 3 द 25 3 द 75, 25 4 द 100, इस टाइप का बात कर रहे थे जहां पे आपको स्किप करना आना चाहिए। आप एक एक स्टेप को 5 से कैंसिल किया, फिर 5 से कैंसिल किया, उतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास। इसका क्या बनेगा, इन दोनों को प्लस करके कितना, 125, और ये 100 किससे डिवाइड होगा, 25 से। 25 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का परसेंटेज वाला टॉपिक के लिए, स्पेशली जो 25 1 द 25 50 75, और इजी है, बहुत इजी है 25 का टेबल, अगर आप थोड़ा सा इसको नोटिस करें तो इसको याद रखने में उतना तकलीफ नहीं होना चाहिए बाकी नंबर जैसा। ये हो जाएगा 5/4, 100 माइनस 20 80 बाय 100, 80 और 100 किससे डिवाइड होता है, 20 से। अब 0 0 भी कैंसिल करेगा तो क्या बन रहा है, 8/10, 8 और 10 किससे डिवाइड होता है, 2 से। क्या बन जाएगा,
4/5. 4 for the how much? 16. 16 5 the how much? 80. 16 into 5 how much? 80. और 80 into 10 how much? 800. क्या मतलब है कि ये तीनों हट के इसके साथ यही कैलकुलेशन आपका, ये आप एक एक करके करेंगे, उसमें भी आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, उसका कोई मतलब दूसरा उपाय है नहीं। अभी अब क्या बन रहा है इधर देखने से, 10 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, 10 इंटू 15, 60, 600 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1-4। वन 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9 इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, लेकिन परसेंटेज टॉपिक से। हाँ, बिकॉज इट इज सीजीएल एग्जाम। हाँ, सीजीएल एग्जाम जैसा ही हमें सोचना होगा। जो कल हमने किया ना, कल जो हमने डिस्कस किया वो किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए, वो सब के लिए कल वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो स्पेशली फॉर सीजीएल, और सीजीएल में इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा कल जैसा, डायरेक्ट बहुत कम मिलेगा एक्चुअली, मिलने से भी 1-2। मिटा दो। 14 को देखिए, if the difference between difference means minus difference between 62% and 80% of a number is 198, difference minus किसको पहले लिखेंगे, 80% को या फिर 62% को? देखिए, जब भी डिफरेंस कहता है ना, ग्रेटर को पहले लिखना है, आपको ऐसे समझ के चलना है, ग्रेटर को पहले लिखना है। क्या बोला है? 80% ऑफ ए नंबर में से 60% ऑफ नंबर को अगर माइनस करें तो क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि नहीं? हमें क्या पूछा? देन द डिफरेंस बिटवीन, हमें क्या पूछा फिर? डिफरेंस बिटवीन 92% of number minus 56% of number। एक बात आप समझे, ये जो नंबर हमने लिखा, ये नंबर और ये नंबर सेम सेम है या फिर अलग है? सेम सेम है। सेम सेम होने से क्या ले सकते हैं इसको? अगर मैं एक स्टेप डिटेल में दिखाऊं, इसको कैसे लिखेंगे? 80/100 इंटू, ऐसा लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? 62/100 इंटू नंबर इक्वल टू हाउ मच?
198। ये तो मैं दिखाने के लिए दिख रहा हूं, लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि ये नंबर और ये नंबर क्योंकि सेम सेम है, तो आपको डायरेक्ट क्या आना चाहिए, 180 माइनस 62 इंटू नंबर इक्वल टू 198। आपको इस स्टेप तो आपको समझ में आना ही चाहिए, लेकिन आपको ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। नंबर कॉमन, इसको क्या लेना बोलते हैं, कॉमन, दोनों में है। इधर कौन है 80/100, इधर कौन है 62/100, डेनोमिनेटर सेम, फ्रैक्शन का माइनस ना, फ्रैक्शन का माइनस, तो नंबर क्या हो जाएगा इसमें से, 100 ऊपर, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे पहले भी हमने बताया, फ्रैक्शन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 198 इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा 80 माइनस 62 हाउ मच, 18, और 18 11 का अगर आप देखेंगे तो 198 होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। मैंने कैसे सोचा डायरेक्टली, 18 10 हाउ मच 180, नंबर है 198, तो थोड़ा सा ऐसे रफ कैलकुलेशन आपका दिमाग में होते रहना है, क्योंकि टेबल इज ऑल अबाउट एडिंग द सेम नंबर कंटिन्यूअसली। 5 का टेबल 5 5 प्लस करते हैं, 6 का टेबल 6 6 प्लस करते हैं, जो आप पहली बार टेबल सीखने से वैसी टाइप का ही लोग सीखते हैं। तो नंबर क्या है 11 इंटू 10, 11 इंटू 100 हाउ मच 1100। इसको डायरेक्टली कैसे लिखे, जैसे मैंने अभी अभी स्टेप को बताया, कैसे लिखेंगे, 92 माइनस 56 बाय 100 इक्वल टू हाउ मच 1100 लिखेंगे। इस स्टेप को लिखा, मैं इस स्टेप को नहीं लिखा इस बार, देखिए तो इसको अगर मैं डिटेल में दिखाऊं, 92% ऑफ ए नंबर, परसेंट को हमने क्या बताया था, डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई नंबर माइनस 56%, दैट इज 56/100 इंटू नंबर तो हमें 1100 0000 कैंसल, 6 36 इंटू 11 36 36 396 is the answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फिर। पेज खत्म हो गया। ये जो 15 क्वेश्चन है ना, इस लॉजिक के साथ ना मैंने बहुत बार अलग अलग क्वेश्चंस देखा हुआ है। इसका मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन है कि कितना मिलने से पास होगा, कितना मार्क्स से फेल हो गया, इस लॉजिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार बन चुका है मतलब, और इस CGL CHSL इस टाइप का एग्जाम में ज्यादा बनता हुआ दिखता है, इस टाइप का फेल, नॉट ओनली इन APSS भी, आपका रेलवे में, SSC में, बैंकिंग में, उसमें भी काफी बार देखने को मिलता है। व्हाट इज द क्वेश्चन, वैभव स्कोर, वैभव कितना स्कोर किया, 25% ऑफ मार्क। 25% ऑफ मार्क, ये मार्क क्या बता रहा है हमें, ये मार्क, आप जब भी कोई भी एग्जाम देते हैं, आपको जितना परसेंट मार्क्स मिलता है वो किस में से मिलता है, टोटल मार्क्स से। हमेशा जो भी परसेंट आपको किसी भी एग्जाम में मिलता है, वो आपको मिलता है
टोटल मार्क्स है। एंड फेल बाय 32 मार्क, ओके, फेल बाय 32 मार्क, ठीक है। रवि स्कोर्ड, ठीक है, रवि ने भी स्कोर किया, कितना किया, 40% ऑफ मार्क, अगेन ये मार्क कौन है, टोटल मार्क, एंड गॉट 28 मार्क मोर देन पासिंग मार्क, ओके। फाइंड द मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क का मतलब क्या है, मैक्सिमम मार्क का मतलब क्या है, टोटल मार्क। आपने काफी बार ये मार्क के बारे में सुना है, ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क क्या होता है, जैसे कि आपको क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम है, क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम होता है, व्हाट इज द पासिंग मार्क, 33। जिसको सिर्फ 33 मिल रहा होगा, क्या लगता है वो पास हुआ होगा क्या, नहीं, उसको दिया जाता है ग्रेस मार्क। तो ग्रेस मार्क का एक लिमिट होता है, लाइक 28 जिसको मिला उसको ग्रेस मार्क दे देंगे ताकि वो पास हो जाए। तो सीबीएसई में भी होता है, स्टेट बोर्ड में भी होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी को 28 मिला, उसको 5 मार्क देने से क्या, जिसको 28 मिला उसको, वो अगर खुद का मार्क्स बताए तो कैसे बताएगा, आई फेल बाय 5 मार्क्स। तो जो फेल हुआ उसको अगर उतना मार्क ग्रेस में दे दिया जाए तो क्या बन गया, फिर पास बन गया ना। किसी को अगर 40 मिला, वो कैसे बताएगा, आई गॉट 7 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क। पासिंग तो 33 है ना, तो उसको अगर मैं पासिंग के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि दोनों सिचुएशन को पासिंग के साथ कंपेयर किया, तो ये 40 वाला क्या बताएगा कि आई गॉट 7 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क, ठीक है ना। ये तो हो गया ऐसे नॉर्मल। अगर आप टोटल मार्क्स को ऐसे क्वेश्च, क्योंकि नहीं मालूम x, ठीक है, कितना मिला वैभव को, अभी आप यहां से एक बात तो आपको समझ के चलना है कि वैभव का पासिंग मार्क और रवि का पासिंग मार्क दोनों सेम होगा या फिर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, सेम क्वेश्चन है ना, तो बेसिकली पासिंग मार्क भी सेम ही होगा, पासिंग मार्क सेम ही होगा। वैभव को कितना मिला, 25% ऑफ मार्क, दैट इज टोटल मार्क कितना, x। कितना मार्क से फेल हुआ, 32। मतलब अगर किसी ने उसको 32 ग्रेस मार्क दे दे ना, ये क्या है, ग्रेस, आप ऐसे याद रखिए। तो ग्रेस देने से वो क्या हो गया, बन गया कि नहीं पासिंग मार्क, उसको 32 मार्क से वो फेल हो गया, 32 दे दो उसको, पास हो जाए। जैसे वो 5 मार्क्स से फेल हो गया, उसको 5 दे दिया, क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये 5 मार्क्स क्यों दिया, ग्रेस मार्क पास कराने के लिए। सिमिलरली रवि को कितना मिला, रवि को कितना मिला, इक्वल साइन क्यों आया, मैं इस पे फिर से वापस डिस्कशन करेंगे। पहले रवि को कितना मिला, 40% ऑफ x। रवि को क्या मिला, 28 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क। इसका मतलब क्या है कि जितना भी रवि को मिला होगा उसमें से अगर 28 मार्क्स माइनस भी कर दे, फिर भी वो पास होगा कि नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, जिसको 40 मिला उसको पासिंग मार्क से 7 मार्क ज्यादा मिला, तो अगर मैं इसमें से 7 माइनस भी कर दूं तब भी तो वो पास है ना, है कि नहीं। जैसे कि ये इसको 28 मिला, हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ पासिंग मार्क को लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जो फेल हुआ उसके लिए भी पासिंग मार्क, जो पास हुआ उसके लिए भी पासिंग मार्क। वैभव को 25% मार्क्स मिला, ठीक है, कितना मार्क्स से फेल हो गया, 32। जो फेल हुआ उसको हमने प्लस में दिया कि तुम लो पास हो जाओ। और ग्रेस मार्क का ना 2 टाइप का होता है, अगर आपने नोटिस किया, एक तो सीबीएसई वाले पास करा देता है, दूसरा होता है स्टेट बोर्ड वाले। असम में मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे मुझे श्योर नहीं पता। वो लोग क्या करते हैं कि सपोज इंग्लिश में इसको 40 मिला, मैथ्स में सपोज उसको 30 मिला, मान लेते हैं कि 33 उसका पासिंग मार्क है, तो क्या करते हैं 3 मार्क्स क्योंकि उसको चाहिए, वो ऐसे ही नहीं देता, किसी एक सब्जेक्ट से लेके उसको देता है
मतलब इसी में से वो 3 माइनस करेगा, इसके साथ 3 प्लस करेगा, इधर 37 लिखेगा तो इधर 33 लिखेगा। तो ये भी कहीं कहीं पे चलता है, असम में चलता है, ठीक है, असम में चलता है। तो उसी लॉजिक के मुताबिक ये जो रवि को कितना मिला 40%, लेकिन उसको कितना मार्क ज्यादा मिला 28, तो -28 क्यों किया, -28 करने से क्या मार्क्स बन जाता है, पासिंग मार्क। और क्योंकि सेम क्वेश्चन है, दोनों का पासिंग मार्क सेम ही होगा ऑब्वियसली। ये 32 मार्क्स से फेल हो गया, जो फेल हुआ उसको एक्स्ट्रा दो, जिसको पासिंग मार्क से ज्यादा मिला ना, जिसको पासिंग मार्क से ज्यादा मिला, जितना ज्यादा मिला उससे ले लो। जैसे हमने बोला इसको 40 मिला, इसको पास कराने के लिए 3 चाहे 3 दे दो उसको। लेकिन यहाँ पे सेम सेम तो नहीं है, हम सिर्फ दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं कि पासिंग मार्क बन जाए, ताकि एक सिचुएशन बने जिसको सॉल्व किया जा सके दोनों तरफ से। तो ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं, मेन यही लाइन है, ये समझ में आ जाने से बाकी दिक्कत नहीं है। आप इसको देखें एक बार, इसमें कुछ दिक्कत है तो फिर से बता देगा, नहीं तो ये लाइन मेन है, बाकी तो सॉल्विंग है। ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए। हाँ, टोटल मार्क्स हमें निकालना है, बट द थिंग इज कॉन्सेप्ट सिंपल है। जिसको फेल हुआ, जो फेल हुआ, जितना मार्क्स से फेल हुआ उतना प्लस करना है ताकि वो पास हो जाए। और जो पास हुआ, जितना मार्क्स उसको पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिला उसको माइनस कर दो, ताकि वो भी पासिंग, हम लोग बात करें सिर्फ पासिंग मार्क का, ना कि ज्यादा ना कि कम, दोनों के लिए। एक्सचेंज नहीं, हम लोग ऐसा है, इसको 25% मिला, वो 32 मार्क्स से फेल हुआ, इसलिए इसको लो, तुम 32 लो। ऐसा टाइप का नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि ग्रेस मार्क ऐसा टाइप का होता है। सेम सेम इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग सेम सेम नहीं सोचेंगे। ये एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। द थिंग इज बायो फेल हुआ, कितना मार्क्स से फेल हुआ, 32 मार्क्स से फेल हुआ, लो तुम 32, तुम पास हो जाओ, ठीक है ना। फिर जो रवि है उसको 28 मार्क ज्यादा मिला पासिंग में, लो 28 दो, क्योंकि हमें इक्वलाइज करना है ना। सॉल्विंग क्या है, बिना इक्वल के सॉल्विंग नहीं हो सकता। आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्स निकालना है, उसमें बिना इक्वल साइन का सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। किसके साथ आप इक्वलाइज करोगे, किसके साथ सॉल्व करोगे, आपको इक्वल चाहिए ही चाहिए। तो इक्वल कब बनेगा, दोनों तरफ का वैल्यू सेम होगा तब ना इक्वल बनेगा। तो ये हो गया, 32 मार्क जब दे दिया तब वैभव पास हो गया, और रवि को ऑलरेडी 28 मार्क ज्यादा मिल रहा था पासिंग मार्क से। मैं बोला 28 दो मतलब क्या, माइनस करो, तब उसके पास जितना मार्क्स है वो क्या मार्क्स है, अभी पासिंग मार्क है ना। 28 मार्क ज्यादा मिला था, इसलिए 28 मार्क्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये जो पासिंग फेल का जो क्वेश्चन है वो हमेशा इसी टाइप का ही दिया हुआ होता है, जहां पे एक स्टूडेंट को फेल होने के लिए कुछ मार्क्स कम मिलता है, एक स्टूडेंट को पासिंग मार्क से कुछ मार्क ज्यादा मिलता है। जो फेल हुआ, कितना मार्क्स से फेल हुआ उसको प्लस कर देना है, और जो पास हुआ कितना ज्यादा मिला उसको माइनस कर देना है। क्यों, तब दोनों तरफ का जो मार्क्स होता है वो क्या होता है, पासिंग मार्क। इसको सॉल्व करने से हो जाएगा। कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, बोले, ठीक है, यहां तक ठीक है। देखिए इसका लॉजिक सिंपल रखिए, एक्स को एक तरफ, नंबर को दूसरी तरफ, एक्स को एक तरफ, नंबर को दूसरी तरफ, क्या हो जाएगा 32 प्लस 28। अभी जो इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था कि दोनों में x सेम सेम है ना, आप x को कॉमन ले लोगे तो क्या बन रहा है फिर 40 माइनस 25 बाय 100 इंटू एक्स, है कि नहीं। इस स्टेप से ये स्टेप आपको लिखना आना चाहिए। आप हर एक स्टेप को लिख के नहीं समझ पाएगा, उतना टाइम आपके पास नहीं होगा। अभी इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा 60 इंटू 100 बाई 15 इक्वल एक्स, 400 इक्वल टू एक्स इज द टोटल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क। क्या बोला,
ये देखिए, ये 28 को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या है, -28 है। माइनस क्यों किया? क्योंकि उसको 28 मार्क ज्यादा मिला था। उसको मिला कितना था? 40%। 40% जो भी मार्क्स हो वो पासिंग मार्क से 28 ज्यादा है, इसलिए माइनस, क्योंकि हमें चाहिए पासिंग मार्क। और पासिंग फेल का क्वेश्चन में हमेशा दोनों तरफ आपको पासिंग मार्क को लेके ही इक्वलाइज करना है, तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। बिकॉज वी डोंट नो टोटल मार्क्स, वी डोंट नो हाउ मच मार्क दे गॉट, तो हमें पासिंग मार्क के साथ ही इक्वलाइज करना होगा। तो हमने -28 को इस तरफ लाया तो 32 + 28, 25% को दूसरी तरफ लेके चला गया। x दोनों में है तो x बाहर है, 40% मतलब 40/100, 25 गया माइनस होने तो 25/100, डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। या फिर इसको डिटेल मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना, 32 + 28, अगर इसको डिटेल में देखें, 40% ऑफ x माइनस 25% ऑफ x 60, 40/100 इंटू एक्स माइनस 25/100 इंटू एक्स। तो उतना डिटेल आपको लिखना नहीं है, या फिर लिखने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं होगा। ये तो ईच एंड एवरी स्टेप आप लिख नहीं पाएंगे, आपको इतना समझ जाना। ये सब चीज जो कॉमन लेने वाला, फिर डायरेक्टली माइनस करना, 100 100 सेम है, एलसीएम क्या होता है कि अगर दोनों सेम हुआ तो वही तो एलसीएम हो जाता है, फिर वो सब चीजें है। सिक्सटीन को देखेंगे फिर। क्या करता है? ट्वेंटी 25 को दूसरी तरफ लेके गया हमने, क्योंकि नंबर एक तरफ, रूल क्या कहता है, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। नंबर ना, ये और एक बात, जब भी आप ट्रांसफर करते हैं ना, छोटा को बड़े के पास भेजिए हमेशा। स्मॉल शुड गो टुवर्ड्स द बिग पार्ट। 40%, 25%, which one is small? 25. तो we should always send small to big side। जैसे कि नंबर में भी आप नोटिस कीजिए, this one is 32, this one is -28। हमने किसको किस तरफ भेजा? Which one is big? 32. Which one is small? -2। तो मैं इसको भेजा। तो ये जो ट्रांसफर करने का टेक्निक होता है वेरिएबल का केस में, स्मॉल को बिग की तरफ भेजिए, पहला। दूसरा, एक तरफ नंबर एक तरफ वेरिएबल, एक तरफ नंबर एक तरफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है ये भी है। आप अगर बीच में इक्वल है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, या फिर एक तरफ एक से ज्यादा फ्रैक्शन होने से बीच में मल्टीप्लाई साइन होना चाहिए, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अभी अगर यहाँ पे दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है, एक फ्रैक्शन प्लस में है, तो अभी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें अभी के लिए, यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है, यहाँ पे कैंसिलेशन भी नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नोटिस करते रहना है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक होता है। एक साइन गलती तो पूरा क्वेश्चन गलती, बात ऐसा होता है ना। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? $75 is added to 75% of a number. Guess that number, okay? Guess that number. Then the number will be. इस लाइन को आप समझ जाए तो बन गया। लाइन समझना जरूरी है, बाकी तो सॉल्विंग हर किसी के लिए सेम ही होता है। क्या लिखा हुआ है? 75 एडेड मतलब 75 प्लस किसके साथ? 75% ऑफ नंबर, 75% ऑफ नंबर। गेट्स, गेट मतलब
इक्वल, ठीक है ना, गेट मतलब गेट इज इक्वल, ठीक है, दैट नंबर, ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम सेम है या अलग अलग है? सेम है, एक क्वेश्चन है, एक ही नंबर है। फिर इसको सिंप्लीफाई करने से हो गया। कैसे करेंगे? लुक, यहां पे भी नंबर, यहां पे भी नंबर, वेरिएबल दोनों तरफ नहीं हो सकता, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल के लिए एज आई सेड जस्ट नाउ, व्हिच वन विल बी मोर? 75% क्या है? देखिए 75% क्या है? 75% को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 3/4, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। कैसे? परसेंट मतलब बाय 100, कैंसलेशन, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट आप अगर उसको समझ पाते हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल बनता है, क्योंकि हमें नंबर जितना बड़ा दिखता है उतना कंफ्यूजन ज्यादा होता है, नंबर जितना छोटा होता है उतना समझने में आसान होता है। तो 75% क्या है? 3/4, नंबर इनटू नंबर। ना ये तो मैं एक स्टेप दिखा रहा हूं, आपको ये स्टेप आना चाहिए। देखिए आप इस स्टेप में से इसको अगर मैं उस तरफ लेके गया तो क्या होगा? माइनस होगा ना। नंबर में से, नंबर का मतलब क्या है? 1 क्यों? कुछ भी है क्या इसका साथ में? मगर इसको डिटेल में दिखाओ। देखिए एक तो है डिटेल, एक है आपको समझने, आपका एग्जामिनेशन प्रोस्क्रिप्ट, एग्जाम में आपको कैसे करने को कोशिश करना है। ये तो मैं चलिए अभी के लिए डिटेल में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यहां से मैं कहने का मतलब यह है कि आपको ये सब आना चाहिए। ये नंबर, आप नंबर को कॉमन लिया, यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 माइनस हाउ मच? 3/4। 1 माइनस 3/4 कितना होगा? 1/4 ना। 1/4 कैसे किया था हमने? डायरेक्ट बोला था अकेला नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 4, माइनस 3 1। तो ये तो है डिटेल में, ये तो है डिटेल में, ये तो है डिटेल में, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इस स्टेप के बाद डायरेक्टली इस स्टेप को लिखूंगा, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली मैं लिखूंगा इस स्टेप को, या फिर इसका एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कैलकुलेशन में, अगर आपको टाइमली मैथ्स का पार्ट को खत्म करना है। तो ये जो स्किपिंग, यहाँ पे 3/4 दिख गया, इधर नंबर है, तो डायरेक्ट सोचना ही है। इसको अगर लेके जाएंगे एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे, इसको अगर उस तरफ लेके गए, ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या? कॉमन जब भी लेते हैं, अगर ये नंबर इस नंबर के साथ 3/4 है, इस नंबर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? फिर 1 है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको देख के, एटलीस्ट ये स्टेप नहीं आने से भी ये वाला स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, ये वाला स्टेप में से या फिर ये वाला स्टेप में से। तो क्या बन रहा है? 300 क्या है? नंबर इज 300। क्वेश्चन नंबर 17 जैसा एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। A saves 20% of his monthly salary if his monthly expenditure is ₹6,000, then his monthly saving is 20% सेव करता है, कितना एक्सपेंडिचर करता है? फिर मैंने कल क्या बताया था कि आप जो भी इनकम करते हैं उसका 2 ही पॉसिबिलिटी होता है, कि आइदर आप खर्चा करेंगे या फिर आप सेविंग करेंगे। तीसरा कोई पॉसिबिलिटी होता है क्या? सेविंग कैन बी ऑफ एनी टाइप, इन्वेस्टमेंट ना, कोई भी सामान लेना, कोई भी एसेट खरीदना, तो इन्वेस्टमेंट कैसा भी टाइप का हो सकता है, विच इज कॉल्ड ए सेविंग।
सेविंग %20 सेव करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना % होता है? एक्सपेंडिचर कितना होगा? 80। डायरेक्टली ये आपको समझ जाना है कि सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों का परसेंटेज प्लस करने से कितना होता है? हमेशा 100%। आप जो भी पैसा कमाए, कोई 1000 रुपीज इनकम कर रहा है, उसके लिए भी 1000 क्या है? 100% है। द होलसम अमाउंट और या फिर सैलरी इज ऑलवेज कॉल्ड एज 100%, जिसमें से आप कुछ पार्ट सेविंग करते हैं, कुछ पार्ट एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है अभी? 6000। हमें क्या पूछा? देन इज मंथली सेविंग इज। इसका मतलब क्या है? कैसे आप इक्वलाइज करेंगे? 80% वो एक्सपेंडिचर पे खर्चा करते हैं। फिर खर्चा करते हैं किसका? एक्सपेंडिचर किसका? ऑफ टोटल सैलरी इज हाउ मच? 6000। अभी देखिए, आपको चाहिए टोटल सैलरी, क्योंकि आपको चाहिए सेविंग निकालने के लिए। तो टोटल सैलरी आप कैसे निकालेंगे? 80% का मतलब क्या होता है? 80/100। शिफ्ट नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 0 0 600 आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 6 7 56 5। व्हाट इज सैलरी? 7500। हमें क्या पूछा? मंथली सेविंग। सेविंग कितना है? देखिए, 6000 खर्चा करता है, इतना वो कमाता है, कितना सेव किया? इतना वो कमाता है, इतना वो खर्चा कर देता है। व्हाट इज द डिफरेंस? 1500। या फिर आप इसको अगर बोले कि नहीं मैं अलग से निकालूंगा, तो 20% वो सेव करता है किसका? टोटल सैलरी का। 20/100 इंटू 7500। ऐसे निकाले। नहीं तो ये वाला लॉजिक आप सेविंग और एक्सपेंडिचर में हमेशा याद रखिए। हाँ, ये जो मैंने बोला कि सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के 100%। कभी भी क्वेश्चन में सेविंग दिया हुआ होगा, एक्सपेंडिचर पूछ लेगा, एक्सपेंडिचर दिया हुआ होगा, सेविंग पूछ लेगा, टोटल पूछ लेगा, डिफरेंस दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन दिया हुआ होगा इन जनरल। ठीक है, सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं कि एकदम इजी लेवल का प्रिपेयर करें और फिर ना आए। वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादातर आएगा, और वर्ड प्रॉब्लम्स का जो चैप्टर लोगे वो अभी से शुरू होता है एक्चुअली। आगे जितना भी चैप्टर्स हम लोगों ने किया वो था कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन। जो वर्ड प्रॉब्लम्स का मेन टॉपिक है वो जो परसेंटेज टॉपिक से ज्यादातर शुरू होता है। आगे भी जितना भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड ज्यादातर होगा, और सीजीएल में ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स, हाँ वो भी मिलेगा, डायरेक्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, कम होगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए। विल कंटिन्यू, क्योंकि कल हम लोग ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कि क्वेश्चंस हमें ज्यादा करना होगा। थ्योरी भी साइड साइड हमें मालूम होने चाहिए, क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये जो एज ए होल अगर आप ये सोचे कि परसेंटेज में बहुत और भी चीजें हमें सीखने होते हैं, लेकिन उतने सारे चीजें हमें एपीएसएसबी के लिए जरूरी नहीं होता। अगर आप इस बुक को ही देखें ना, ये बुक हर एक एग्जाम के लिए बनता है। हाँ, आप ये एपीएसएसबी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी सीसेट, स्टेट लेवल का सीसेट, हर एक एग्जाम के लिए ये बुक फॉलो होता है। तो कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ एग्जाम है, लेवल का किस एग्जाम के लिए, उसका बेसिस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन डिसाइड होता है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादातर आप लोग को करवाता हूं जो कभी ना कभी या फिर उस टाइप का क्वेश्चन एपीएसएसबी में आ चुका है। और दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपको टाइम उतना परमिट्स करता है, वी कैन गो फॉर अदर क्वेश्चन ऑल्सो, बट जितना हो रहा है उतना आपको ठीक से मालूम होने के बाद ही आप उसका आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी ऑफ हायर लेवल।
और भी, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, आप कोर कॉन्सेप्ट को समझने को कोशिश करना है हमेशा। हर एक चैप्टर्स का होता क्या है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप कोर कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूला को यूज किए, अगर आप समझा कि प्रैक्टिकली यहाँ पे बोल क्या रहा है एग्जैक्टली। और ना उसके लिए आपका कैलकुलेशन भी कभी ना काफी स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 18 देखते हैं। A number increased by 137.5% of number and increment is 33। ये बनेगा कि नहीं? कोई भी एक नंबर था, ठीक है, कोई भी एक नंबर था, उसको कितना इंक्रीज किया? उसको कितना इंक्रीज किया? 137 1/2%, और जो इंक्रीज वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 33 है कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि किसी एक नंबर को 137.5% इंक्रीज किया, इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या बताया था? 100 प्लस इंक्रीज परसेंट बाय 100 इंटू हाउ मच? इनिशियल। लेकिन यहाँ पे हमें इनिशियल से मतलब, हमें बोला कितना इंक्रीज हुआ। अगर मैं बोलूं आप 20 को 25% इंक्रीज करो, कैसे निकालते ये इस वैल्यू को? जिसका इंक्रीज करने के लिए बोलता है या फिर जिसका 25% इंक्रीज करने के लिए बोलता है। जैसे मैंने बोला 20 को 25% इंक्रीज कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? 25% ऑफ 20 हाउ मच? 20, ये हो गया 5। मतलब वैल्यू क्या बन रहा है? इसका मतलब क्या बनता है कि आप 20 को 25% इंक्रीज कराने से इंक्रीज वैल्यू कितना बनता है? 5। उसी हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या बोला? कोई भी एक रैंडम नंबर है जिसको आप 100.5% इंक्रीज किया, और कितना इंक्रीज हुआ? 33 इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्या बनेगा इसका सॉल्विंग? ये मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर मिलाएंगे तो 274 275/2% है, तो नीचे 100 ऑफ नंबर इक्वल टू 33। नंबर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 33 2 इंटू 100/275 क्या हो जाएगा? 3 से अगर 25 से डिवाइड करने से 1 1, दिस विल बी 4 11 3 12 24 है कि नहीं ऑप्शन में? और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज अभी के लिए इतना ही हम लोग करेंगे, है ना। इसका क्वेश्चन वापस हम लोगों को मिलता रहेगा। हाँ, अगर आप लोगों को भी कुछ और भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है इस टॉपिक से, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप लोग जो नेट पे अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग भी डाउनलोड कीजिए। मैं भी नहीं तो डाउनलोड करके आप लोगों को भेजेगा। अलग अलग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चंस करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चंस कभी भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत सारा करने होते हैं।